नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग संवाहक, सक्षम परपोषी आतिथेय और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। क्लोनिंग संवाहक, आप जानते हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्री डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 जबकि दूसरी की 15 से 100 प्रतिकृति मिलते हैं। इनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं जिन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अपुनर्योगजों से पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। पहला, प्रतिकृतियन का उत्पत्ति यानी ओरी का प्रारंभ। यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण में के लिए उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए का काफी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मल अत्यधिक प्रतिरूप बनाने के सहयोग करता है। दूसरा है वर्ण योग्य चिन्हक। ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरजों यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि के होने दे। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध लेखन करता है। कोडित करने यानी एन्कोडिंग वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। तीसरा है क्लोनिंग स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होनी चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। विजातीय डीएनए का बंधन यानी लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, आप विजातीय डीएनए को संवाहक PBR322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन यानी इंसर्शन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज जो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों जो अब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा, लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों का चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन
एक जटिल विधि है क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हकों का विकास हुआ जो पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों से इस आधार पर विभेद करता है कि वर्णों को उत्पादकी यानी क्रोमोजेनिक पदार्थों की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होता है। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है जिसे निवेशी निष्क्रियता यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड से संसर्गिका यानी इंसर्ट नहीं होता तब वर्णों का उत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति के में नीले रंग को निवह यानी कॉलोनी का निर्माण होता है। संसर्गिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है जिससे बिना रंग वाले कॉलोनी बनती है जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। चूंकि डीएनए जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक अणु है इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। सक्षम परपोषी आतिथ्य यानी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। ऐसा क्यों? जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हुए सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजन धनायन यानी डाइवैलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़ा समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश करने हेतु केवल यही विधि नहीं है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए के विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों बमबारी करते हैं जो बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि में जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को तब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है जब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख ले चुके होंगे। अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। डीएनए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है जिसे डीएनए का विलगन यानी पृथक्करण, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का संवाहक से बंधन, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी पर स्थानांतरण, परपोषी कोशिकाओं का माध्यम व व्यापक स्तर पर संवर्धन व वांछित रूप उत्पादक का निष्कर्षण। आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डायऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। डीएनए का प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए आवश्यक है कि ये दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका या पादप या जंतु उत्तक लाइसोजाइम जीवाणुओं में, सेलुलोज पादप कोशिका में और काइटिनेज कवक जैसे एंजाइमों द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो कि जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। वे हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस के उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित करने के बाद अलग कर सकते हैं।
दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। अंततोगत्वा द्रुत शिथित यानी चिल्ड इथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे निलंबन में महीन धागों में समूहों के रूप में देख सकते हैं। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। पृथक किए गए डीएनए शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम यानी ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगरोस जेल विद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने में काम आता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है। इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर गति करता है। यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। डीएनए जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल है। स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसके खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। इस वीडियो में हमने सीखा क्लोनिंग संवाहक, सक्षम परपोषी आतिथ्य और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना और अनुप्रवाह संसाधन। धन्यवाद।